डोंट हैव एनी अदर ब्रांच, हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, नकालों से सावधान। हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आपका आज का टेस्ट अच्छा गया होगा और आज करंट अफेयर का टेस्ट अगर आपने फॉलो किया होगा तो आपके ज़रूर मार्क्स आएंगे। और ये जो हम करंट अफेयर की सीरीज चला रहे हैं तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल इन योर एग्जाम, एनडीए, सीडीएससी, एयरफोर्स या किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, एफकेट। तो प्लीज़ इस चीज़ को अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए, क्लास में पढ़िए, एंड वी विल प्रोवाइड यू अ मैगजीन ऑल्सो जो आपको एट द टाइम ऑफ योर एग्जाम मिलेगी, तो उसको भी आप देखना, ठीक है? तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर श्योर, ठीक है? आज जो मैं करंट अफेयर करा रहा हूँ दैट इज़ ऑफ नवंबर मंथ, और नवंबर मंथ में ये जो करंट अफेयर हैं आई थिंक तो जितना भी अभी तक हमने कवर किया या जितना भी अभी तक का करंट अफेयर है तो वो हम उसको कवर कराएंगे। जो चीज़ की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिएगी तो आई विल प्रोवाइड टू यू, जो भी एक्स्ट्रा बताना होगा। अदरवाइज राइट डाउन योर आंसर्स, आप भी हमारे पीछे पीछे इसको क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है? तो ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? बायोलॉजिकल का मतलब होता है बच्चों रिलेटेड टू ह्यूमन और रिलेटेड टू एनिमल और रिलेटेड टू एनीथिंग दैट हैज़ लाइफ। उनका डेटा कलेक्ट करना हो, एक डेटा सेंटर बनाया है। और सबको पता है डेटा इज़ द न्यू ऑयल, ठीक है? अब अगर डेटा होगा हमारे पास तो हम बहुत सारी चीज़ें अच्छे से प्लान कर पाएंगे। लाइक इंडियन गवर्नमेंट सेंसस कलेक्ट करती है आपसे, सेंसस में डेटा कलेक्ट करती है, क्यों करती है? फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, फॉर बेटर प्लानिंग। तो ऐसे ही अगर हम इंडिया में बायोलॉजिकल डेटा सेंटर बनाएंगे तो सबसे पहले तो फ़ायदा क्या होगा, हमें यूरोपियन या अमेरिकन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर से हेल्प नहीं चाहिएगी, उनको कोई पैसा नहीं देना। इंडिया में खुद का एक बायोलॉजिकल डेटा सेंटर होगा। अगर उसका डेटा सेंटर होगा, लेट्स से मैं कहता हूँ कि हमारे डीएनए का एक डेटा हो, कुछ बीमारियां इंडिया में एंडेमिक हैं, मतलब जो इंडिया में ही मिलती हैं, इट्स जस्ट बिकॉज दे आर इन जीन्स। अगर हमारे पास डीएनए का डेटा होगा, हम उस पर देख सकते हैं कि ये बीमारियां क्यों हो रही हैं, क्या रीजंस हैं। तो चलो छोड़ो, अब एक फैक्चुअल सा क्वेश्चन है, ये कहता है कि भाई इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर अभी रिसेंटली इंडिया में किसी स्टेट में इनॉग्रेट हुआ है। तो मैं सिटी का नाम बताता हूँ, सिटी का नाम है फरीदाबाद, और एवरीबडी नोज कि भाई फरीदाबाद है तो वो कहाँ होगा? फरीदाबाद है तो वो ऑब्वियसली हरियाणा में होगा। तो द करेक्ट आंसर इज बी, हरियाणा, ठीक है? नेक्स्ट, ये कह रहा है कि विच कंट्री इज टू होस्ट ऑफ द नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस। नो मनी फॉर टेरर, आपको बताइए बच्चों कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो हवाला मनी यूज़ करती हैं, ब्लैक मनी यूज़ करती हैं फॉर देयर ट्रांजेक्शन्स टू परचेज आर्म्स एंड अम्यूनिशंस। अब अगर हम उनकी फंडिंग रोक दें, फंडिंग कैसे रोक सकते हैं? इफ द क्रिएशन ऑफ ब्लैक मार्केट, इफ द क्रिएशन ऑफ द ब्लैक मनी इन एन इकोनॉमी, इफ इट इज़ रिड्यूस, तो हम उनकी फंडिंग भी रोक सकते हैं। और वो रिड्यूस कैसे होंगी, हवाला कैसे रिड्यूस होगा? तो कंट्रीज़ की जो ग्रुपिंग होती है वो क्या करती है, कॉन्फ्रेंस करती है। अभी रिसेंटली ये जो कॉन्फ्रेंस है, विच कंट्री, जो अभी ये कॉन्फ्रेंस है, ये जो होने वाली है नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस, ये बच्चों कहाँ होने वाली है? इंडिया में। अगर मैं इसकी पहली कॉन्फ्रेंस की बात करूं, दैट वाज इन 2018, ये हुई थी पेरिस में। फिर 2019 में ये हुई थी मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में। और इस बार ये कहाँ होने वाली है? इस बार ये होने वाली है बच्चों कहाँ पे? इंडिया में, ठीक है? तो नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट, ये कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट? कि जो इंडिया का फर्स्ट प्राइवेटली, अभी तक जो हमारे यहाँ पे रॉकेट डेवलप हो रहे थे, इट इज़ बाय इसरो, एंड इसरो इज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बट फर्स्ट टाइम एलन मस्क, जैसे कि एलन मस्क है, नासा है ना, नासा इज़ अ स्टेट ऑन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिका, बट जो एलन मस्क है उसकी भी एक अपनी खुद की एक क्या है, खुद कंपनी है, ठीक है? तो ऐसे ही इंडिया में भी एक प्राइवेट ओन रॉकेट बनाया गया है फॉर द फर्स्ट टाइम, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास भी अपॉर्चुनिटी है कि हम भी वर्ल्ड में किसी की सैटेलाइट लॉन्च करनी हो, हम भी एक तरह का एक कैरियर जो होता है ना, जो किसी चीज़ को लेके यहाँ से स्पेस में जाता है, अब हमारा प्राइवेट सेक्टर भी आगे जाके इस काम को देख सकता है, तो हम भी फॉरेन फंडिंग कमा सकते हैं, हम भी डॉलर्स में कमा सकते हैं। तो इंडिया की जो कंपनी है जिसने फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप रॉकेट बनाया है, उस कंपनी का नाम है स्काई रूट। स्काई रूट वो कंपनी है, उन्होंने इंडिया के जो स्पेस प्रोग्राम के फादर है विक्रम साराभाई, उसके नाम पे ये रॉकेट बनाया है। फादर ऑफ स्पेस
रिसर्च इन इंडिया, विक्रम साराभाई। और अगर मैंने इतनी हिंट दे दी है तो इसका आंसर भी हमें पता लग गया है। इसका आंसर क्या है बच्चों? विक्रम एस। और इसरो ने स्काई रूट की हेल्प की है, इसरो अभी हेल्प करेगा, ठीक है। वो भी चाहता है कि जो कुछ ऐसे फंक्शंस हैं, देखो इसरो काम करता है, कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसके लिए एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती, अगर कोई और उनकी जगह कर दे तो और अच्छी बात है। इसरो फिर क्या करेगा? कुछ हाईली एक्सपर्टाइज वाली चीजों पर वर्क करेगा, तो इसरो का बर्डन कम हो सकता है क्योंकि आ गया है हमारा प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट विक्रम एस। ओके, नेक्स्ट है ताशी गैंग। ताशी गैंग वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोलिंग बूथ इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी? ताशी गैंग में अभी रिसेंटली वोटिंग हुई है और पूरे वर्ल्ड में वो सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला पोलिंग बूथ है। इसका मतलब ये है कि इंडिया की डेमोक्रेसी में भी एक माइलस्टोन है, वर्ल्ड की डेमोक्रेसी में भी एक माइलस्टोन है कि इतनी ज़्यादा ऊंचाई पे भी अराउंड 15,000 फीट लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में या लाहौल एंड स्पीति के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पे क्या है बच्चों? एक जगह है, एक गांव है जिसका नाम है ताशी गैंग। और मैंने अगर लाहौल एंड स्पीति बोल दिया तो सबको पता है कि वो जगह कहाँ पे होनी है? हिमाचल प्रदेश में होनी है, ठीक है। तो ताशी गैंग वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोलिंग बूथ इज लोकेटेड इन विच स्टेट एंड यूटी? इट इज इन हिमाचल प्रदेश ना। नेक्स्ट, व्हेन वाज द नेशनल हाइड्रोजन मिशन लॉन्च? तो आपको बताइए कि इन 2021 एंड 22 जो हमारा बजट था उसमें हमारी इस स्कीम के बारे में बात किया गया था कि इंडिया इज ऑल्सो वांट टू डेवलप नेशनल हाइड्रोजन मिशन। नेशनल हाइड्रोजन मिशन, व्हाई हाइड्रोजन? देखो बच्चों, इंडिया को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और पूरे वर्ल्ड को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। एनर्जी के दो सोर्सेज होते हैं, एक रेन्यूएबल, एक नॉन रेन्यूएबल, ठीक है। नॉन रेन्यूएबल सोर्सेज क्या एमिट करते हैं? ग्रीन हाउस गैसेज, लाइक कुछ भी चीज ले लो, कोल ले लो, पेट्रोल ले लो, आप कोई भी चीज ले लो, तो दे एमिट ग्रीन हाउस गैसेज। तो अब हमें जाना है नॉन रेन्यूएबल सोर्सेज पर, जिसमें आती है सोलर एनर्जी, जिसमें आती है आपकी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें आती है टाइडल एनर्जी। दे आर नॉन रेन्यूएबल एनर्जीज। अगर आपको देखो, अगर आपको और भी ज़्यादा आगे बढ़ना है तो दुनिया में अगर सबसे अबंडेंट कोई एलिमेंट है तो वो क्या है? हाइड्रोजन। इट इज़ नाइट्रोजन, एवरीबॉडी नोज। मगर हाइड्रोजन भी बहुत ज़्यादा है। आपको वाटर में आपका हाइड्रोजन H2O आपको पता है, और हाइड्रोजन एक लाइट एलिमेंट है तो हमें जनरली अपने अराउंड देखने को नहीं मिलता, वो जनरली स्केप कर जाता है ऊपर। अब हमें क्या करना है? जितने भी कंपाउंड्स हैं जहाँ पे भी हमें लगता है हाइड्रोजन है, उन कंपाउंड से हमें हाइड्रोजन एलिमेंट को बाहर निकालना है। और अब इंडिया के पास टेक्नोलॉजी भी है। अभी वो क्या होगी? थोड़ी क्या हो सकती है बच्चों? महंगी टेक्नोलॉजी हो सकती है। जैसे जैसे हम उसमें रिसर्च करेंगे उस टेक्नोलॉजी को हम और सस्ता लाएंगे जिससे हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर पाएँ। तो इंडिया ने एक ऐसे ना पूरा मिशन बनाया, और ये जो बात की थी इंडिया ने कि हम भी भाई हाइड्रोजन से एनर्जी बनाएंगे, या एक रोड मैप तैयार किया उन्होंने। वो कब किया बच्चों? 2021-22 के बजट में किया। तो आंसर क्या हो गया इसका? डी। 2021-22 के बजट में इंडिया ने फर्स्ट टाइम हाइड्रोजन मिशन की बात की। अच्छा, इंडिया क्या करना चाहता है? इंडिया 175 गीगावाट इतनी एनर्जी डेवलप करना चाहता है फ्रॉम रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो उसके लिए एक बहुत, अब इंडिया के बहुत सारे प्रॉमिसेस भी हैं, जैसे पेरिस एग्रीमेंट में हमने प्रॉमिस करके आ रखे हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स में हमने प्रॉमिस किया है कि हम ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम करेंगे अगर आप हाइड्रोजन से एनर्जी बनाओगे। और कुछ चीज़ों से हाइड्रोजन जो एनर्जी बनती है उसमें जो बाई प्रोडक्ट होता है वो होता है वाटर वेपर। अब आप सोचो कि बाई प्रोडक्ट सिर्फ क्या है? वाटर वेपर। तो कोई ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन नहीं हो रहा है, ठीक है। वैसे वाटर वेपर के अंदर भी एक पावर है कि वो भी क्या कर सकता है? वो भी जो ग्रीन हाउस गैसेज की तरह एक्ट कर सकता है, ठीक है। बट अब जो भी है, इसका सबसे अगर कुछ लेना ही है बाई प्रोडक्ट तो वाटर वेपर अच्छा रहेगा। आंसर क्या रहेगा? 2021 से 22। नेक्स्ट, अब ये तो सबको पता है, हमारा दिल तो टूट गया था, आपका भी टूटा होगा, ठीक है। कौन था? इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान, सबको पता है। और जीता कौन था? इंग्लैंड जीता था और इंडिया हार गया था। और इंडिया किससे हारा था ये भी आपको पता है। इंडिया किससे हारा था? इंग्लैंड से ही हारा था, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, विच टीम वॉन द T20 वर्ल्ड कप 2022? इट वॉज इंग्लैंड, ठीक है। और आपको पता ही है कि इस बार का जो ये वर्ल्ड कप है कहाँ हुआ था? इट वॉज इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में ये हुआ था। नेक्स्ट,
Which state is to host 53rd edition of International Film Festival of India? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, देखो बहुत सारे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होते हैं लाइक कांस, ऑस्कर एक्सेट्रा। हाँ, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ बहुत फेमस होते हैं, कुछ लेस फेमस होते हैं। इंडिया का भी अपना इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, जैसे कि ऑस्कर और कांस होते हैं, बट हमारा इतना ज़्यादा फेमस नहीं है। इस बार ये कहाँ पे हुआ 53rd एडिशन? इट वॉज इन गोवा। ओके, नेक्स्ट। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर वर्ल्ड्स पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022, what is the world's population as of November 2022? कि सिंपली इट इज आस्किंग कि 2022 में पूरे वर्ल्ड की कितनी पॉपुलेशन है। तो बच्चों उससे पहले एक डेटा बता दूं जो आपको पता होना चाहिए कि भाई 1 million is equal to 10 lakh, ओके, एंड 1 billion is equal to 1000 millions। ठीक है, तो ये कह रहा है कि भाई एक रिपोर्ट है वर्ल्ड्स पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022, ये कह रहा है कि भाई वर्ल्ड की पॉपुलेशन बताओ। तो अगर मैं बात करूं 1800 AD अराउंड, मतलब आज से 200 साल पहले वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी 1 बिलियन। जब हम आजाद हुए अराउंड 1950, वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी 3 बिलियन, और आज चल रहा है 2022, और अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022, जो आज वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो कितनी है? 8 बिलियन। और इसी रिपोर्ट में ये भी बोला गया है कि जो इंडिया है वो चाइना को ओवरटेक कर जाएगा इन ईयर 2023। तो फिर इंडिया जो मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन जाएगी अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, तो समझ में आया होगा इसके आंसर क्या बच्चों? 8 बिलियन। नेक्स्ट, Which country signed Just Energy Transition Partnership in the G20 Summit 2022? सबको पता है कि जो G20 समिट है वो चल रहा है बाली में, और बाली कहाँ है बच्चों? इंडोनेशिया में। यहाँ पे किसी कंट्री ने ना एक अग्रीमेंट साइन किया है, और अग्रीमेंट का नाम क्या है? जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप, कि वो अपने यहाँ पे एनर्जी ट्रांजिशन करना चाहता है नॉन रेन्यूएबल सोर्सेज से। अब रेन्यूएबल सोर्सेज में क्या करना चाहता है? वो मूव करना चाहता है, और नॉन रेन्यूएबल सोर्सेज से रेन्यूएबल सोर्सेज में मूव करना इतना आसान नहीं है। पहली चीज आपको जो चाहिए टेक्नोलॉजी, दूसरी चीज आपको चाहिए पॉलिटिकल विल, तीसरी चीज चाहिए जब आप शुरुआत में जब आप क्या करते हो, ट्रांजिट करते हो फ्रॉम नॉन रेन्यूएबल टू रेन्यूएबल, आपका खर्चा इंक्रीज हो जाता है। ऐसा क्यों दुनिया नहीं करती कि पूरी की पूरी दुनिया रेन्यूएबल पर कन्वर्ट हो जाए? क्योंकि हर चीज में लगता है पैसा, और पैसा एंड टेक्नोलॉजी एक साथ नहीं आता। बट उसने अभी यहाँ पे क्या किया है? कुछ एक अग्रीमेंट साइन कर लिया है, जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप अग्रीमेंट। अब ये बेटर टेक्नोलॉजी के साथ किसी और कंट्री के साथ मिलके इसने कहा है कि हम भी अपने यहाँ पे, अच्छा जनरली जो ये अग्रीमेंट साइन करते हैं, बहुत सारी कंट्रीज ने साइन ऑलरेडी किया हुआ है, उनका ये है कि वो जीरो एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड करेंगे, या जीरो एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस करेंगे। ठीक है, कब तक? 2050 तक। और अगर जीरो एमिशन करना है 2050 तक, तो आज से ही ट्रांजिशन की रिक्वायरमेंट है। और G20 समिट में इंडोनेशिया ने प्रॉमिस किया है कि वो भी क्या करेगा? 2050 तक ग्रीन हाउस गैसेस को जीरो तक कम, मतलब इतना कम तक क्या करेगा? वो एमिट करेगा। ठीक है बच्चों, तो आपको पता ही है कि उसके लिए क्या चाहिए? टेक्नोलॉजी एंड पैसा। ओके, तो विच ग्लोबल ग्रुप अनाउंस्ड ग्लोबल शील्ड इंश्योरेंस इनिशिएटिव? ग्लोबल शील्ड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का मतलब पता ही है कि व्हेन यू आर मिटिगेटिंग योर रिस्क। ठीक है, मिटिगेटिंग योर रिस्क, उसे क्या बोलते हैं? इंश्योरेंस, कि आप अपने रिस्क को कम करना चाहते हो, मिटिगेटिंग योर रिस्क, ये हुआ इंश्योरेंस का मतलब। एक अग्रीमेंट है, नाम क्या है बच्चों? ग्लोबल शील्ड। ग्लोबल शील्ड इंश्योरेंस है, ये एक इनिशिएटिव है, और ये किसके रिगार्डिंग आपको इंश्योरेंस करवाता है? क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग, कि क्लाइमेट चेंज की वजह से कोई अगर जो नुकसान हो रहा हो तो उसके लिए बच्चों आपको क्या चाहिए? कोई ना कोई इंश्योरेंस टाइप कुछ चाहिए। तो ये ग्लोबल शील्ड इंश्योरेंस टाइप इनिशिएटिव शुरू किया गया है। अब जो ये इनिशिएटिव हुआ है, ये हुआ है वल्नरेबल 20 और G7 कंट्रीज के। तो इसका जो आंसर हुआ वो क्या हुआ बच्चों?
G7 एंड V20 का मतलब क्या है? वल्नरेबल 20 के बीच में हुआ है, उसका नाम क्या है? ग्लोबल शील्ड इंश्योरेंस। ओके नेक्स्ट, विच कंट्री इज द फोररनर इन द क्लाइमेट मिटिगेशन एज पर द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स? कि ये जो इंडेक्स है जिसको निकालता है जर्मन वॉच, ठीक है, कौन निकालता है? जर्मन वॉच, और उसके साथ एक दो इंस्टीट्यूशंस और भी हैं। जर्मन वॉच प्राइमरीली ये जो निकालता है ये कह रहा है कि इसमें फोररनर सबसे अच्छा परफॉर्मर कौन है, सबसे अच्छा परफॉर्मर कौन है? तो बच्चों इसमें जो सबसे अच्छा परफॉर्मर है वो है डेनमार्क। डेनमार्क ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। इवन इंडिया ने भी 8 रैंकिंग को ऊपर गया है, 8 रैंकिंग अबव गया है, ठीक है। तो आंसर क्या है बच्चों? इसका आंसर डेनमार्क। ओके नेक्स्ट, ये कह रहा है कि कोई इंडियन आर्म फोर्स है जिसने कंडक्ट किया है प्रस्थान स्ट्रक्चर एक्सरसाइज। तो बच्चों देखो होता क्या है कि यहाँ पे ना जो हमारी आर्म फोर्सेस होती है ना वो ड्रिल करती रहती है। ड्रिल का मतलब क्या होता है कि ड्रिल में आप क्या करते हो? सिमुलेशन करते रहते हो कि कोई ऐसी कंडीशन क्रिएट करते हो कि कभी कोई इमरजेंसी हुई तो हाउ विल यू रिएक्ट, इसे बोलते हैं सिमुलेशन एक्सरसाइजेज या ड्रिल एक्सरसाइजेज। तो ये कोस्ट पे ये ड्रिल चल रही है, पानी में ड्रिल चल रही है। ये कह रहा है कि इंडिया की कौन सी आर्म फोर्सेस ये ड्रिल कर रही है जिसका नाम क्या है? प्रस्थान। ओके, अब बच्चों मैं पानी में कह रहा हूं, या तो क्या होगा? इंडियन नेवी होगा या इंडियन कोस्ट गार्ड होगा, जो बट इसका जो आंसर करेक्ट आंसर है वो क्या है? इंडियन नेवी। ये एक जो ड्रिल कर रही है उसका नाम क्या है बच्चों? प्रस्थान। ओके नेक्स्ट, विच कंट्री हैज बीन रिमूव्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम इट्स करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट? करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से यूनाइटेड स्टेट्स ने किसको रिमूव कर दिया? देखो यूएसए क्या है? यूएसए का ना एक ट्रेजरी डिपार्टमेंट है, ट्रेजरी डिपार्टमेंट। अच्छा, इस डिपार्टमेंट का काम क्या है? इस डिपार्टमेंट का काम यह है कि ये चेक करता है कि किस कंट्री के साथ इसका जो ट्रेड है वो फेवरेबल नहीं है, जिसमें यूएस नीचे है। और बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जो यूएस के साथ फेवरेबल ट्रेड रखती हैं, मतलब कि उसमें उस कंट्री को तो फायदा होता है, यूएस को नुकसान होता है। उसमें से इंडिया भी एक ऐसा नेशन है कि हमारा यूएस से जो ट्रेड है वो फेवरेबल है, मतलब हम यूएस में ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और यूएस से कम इंपोर्ट करते हैं। अब जिसके साथ भी यूएस का अनफेवरेबल ट्रेड होता है तो यूएस उसको एक लिस्ट में डाल देता है। लिस्ट का नाम क्या है? करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट। यूएस कहता है कि क्या ये जो ट्रेड है, जो हम क्या जा रहे हैं, हम नीचे जा रहे हैं, हमारा जो ट्रेड है अनफेवरेबल है, क्या ये इसलिए है कि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं और इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं फ्रॉम दैट कंट्री, या इसके पीछे रीज़न ये है कि वो जो कंट्री है वो अपनी करेंसी के साथ जानबूझ के छेड़छाड़ करके हमारे साथ फेवरेबल ट्रेड बनाया हुआ है। जैसे कि मैं बात करता हूं डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी। अगर रुपी डेप्रिशिएट करता है या रुपी, जैसे चाइना अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट करता है, तो हमारे जो एक्सपोर्ट हो जाते हैं वो चीपर हो जाते हैं और जो इंपोर्ट हो जाते हैं वो हो जाते हैं कॉस्टली। तो अमेरिका ये मॉनिटर कर रहा है कि जानबूझ के अपनी करेंसी के साथ तो छेड़छाड़ नहीं कर रहा। अगर उसे लगता है, पहले वो क्या करता है, वो वॉच लिस्ट में डालता है। वॉच लिस्ट में अब उस पर ध्यान देना शुरू करेगा कि ये कंट्री क्या कर रही है। अगर उसको लगता है कि नहीं, ये जानबूझ के कुछ नहीं कर रहा, इट इज जस्ट कि हम ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं इस कंट्री से, दैट्स व्हाई वी आर नॉट हैविंग फेवरेबल ट्रेड विद दिस कंट्री, तो फिर उसको बाद में उस लिस्ट से रिमूव कर देता है। अभी भी इसकी जो लिस्ट में जापान है, चाइना है, बट एक कंट्री को उसने रिसेंटली अपनी इस लिस्ट से रिमूव कर दिया है, और वो कंट्री कौन सी है? इंडिया। तो इंडिया का भी फेवरेबल ट्रेड है विद यूएस, एंड व्हाई यूएस रिमूव्ड अस फ्रॉम दिस लिस्ट? क्योंकि उसने ऑब्जर्व किया कि वी आर नॉट डूइंग दिस इंटेंशनली, इट इज जस्ट कि यूएस इज इंपोर्टिंग मच फ्रॉम अस एंड एक्सपोर्टिंग लेस टू अस, दैट्स व्हाई इंडिया इज हैविंग फेवरेबल ट्रेड। तो बच्चों जो इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर हुआ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहे हैं कि भाई अंडर 19 मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 ये कहां होना है? सिंपल सा, ये वन लाइनर है, रटना पड़ेगा। आंसर क्या होगा? श्रीलंका में। ये वाला जो T20 वर्ल्ड कप है, इट इज हैपनिंग इन श्रीलंका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि मेजर ध्यानचंद, पहले ये राजीव गांधी खेल रत्न था, अब इसका नाम क्या हो गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 विल बी अवॉर्डेड टू विच पर्सन?
कि मेजर 2022 का जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है वह इनमें से किस खिलाड़ी को मिला है? सौम्यजीत घोष, नेहा अग्रवाल, मानिका बत्रा या शरद कमल अचंता? यस, यही वो बंदा है और ये खेलता है टीटी। टीटी का मतलब क्या होता है? टेबल टेनिस। इस बंदे को क्या मिला है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड ऑफ 2022 एंड ही प्लेज टीटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ठीक है, तो भाई ये कह रहा है कि यूके का कोई रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड है जो मिलता है फॉर द डिस्टिंग्विश्ड सर्विस टू द साइंस। ठीक है, साइंस में, अगर साइंस की फील्ड में इफ यू डिड कुछ इंपॉर्टेंट आपने काम किया हो तो यूके यूनाइटेड किंगडम का ये अवार्ड मिलता है। और इस बारी ये जो अवार्ड मिला है ये मिला है वेंकी रामाकृष्णन को। तो थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद करना पड़ेगा। वेंकी रामाकृष्णन को यूके रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला है फॉर हिज डिस्टिंग्विश्ड जर्नीज इन द फील्ड ऑफ साइंस। ओके, तो बच्चों देखो, विच स्टेट हैज बीन इंप्लीमेंटेड पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज पीसा एक्ट। और ये जो पीसा एक्ट आया था ये 1996 में आया था। ये थोड़ा समझाने वाली बात है। आपको पता है बच्चों, जो ट्राइबल्स एरियाज होते हैं या ट्राइबल्स जो होते हैं, व्हाई दे आर ट्राइबल्स? बिकॉज जो उनका लाइफस्टाइल है दैट आर डिफरेंट फ्रॉम अस। They are not like us, like you and me. They are not living a normal life. They are having different culture. They are having different way or structure of the society. उनका अपना अलग चल रहा है। तो जैसे पंचायत है, आपको पता ही है कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट से 1992 में हमने पंचायती एक्ट लाए थे, या पंचायती राज सिस्टम को हमने कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया था। अब वो ऐसा नहीं है कि बस 73rd अमेंडमेंट एक्ट लाए और वो पूरे इंडिया में अप्लाई हो गया। वो कुछ जगहों पर अप्लाई नहीं होता, जैसे कि है एक दिल्ली में कोई भी रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट नहीं है। जैसे कि मैं एक चीज और बताता हूं, जैसे कि है शेड्यूल्ड एरिया या ट्राइबल एरियाज पे जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट है वो एज इट इज अप्लाई नहीं होता, बिकॉज मे बी, अब अंडमान निकोबार की बात करता हूं, वहां पे सेंट्रलीज ट्राइब है। दे डोंट वांट टू टॉक टू अस, दे डोंट वांट टू टॉक टू यू ओनली। ठीक है, वो क्या करना चाहते हैं? दे वांट टू कीप अलाइव, कि वो कहते हैं कि सेपरेट, दे वांट टू कीप सेपरेट, कि वो मैं हम नहीं बात करनी तुमसे, या वी आर लिविंग, अब हमें रहने दो, अब हमें जीने दो। तो जो अब क्या करते हैं कि वहां पे 73rd अमेंडमेंट एक्ट को या तो अप्लाई मत करो, या अप्लाई करो तो विद सर्टेन मॉडिफिकेशन। आपको पता है कि इंडिया में जिस राज्य में सबसे ज्यादा जो एसटी पॉपुलेशन है, शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है, वो है एमपी। तो पूरे एमपी में पंचायती राज या जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो एम्प्लॉय नहीं होती। उसके लिए अगर आपको ट्राइबल एरियाज में क्या करना होता है, उसको अप्लाई करना होता है। देखो ट्राइब्स भी अब क्या कर गई हैं, कुछ ट्राइब्स बहुत ज़्यादा क्या हो गई हैं, हमारे साथ मिंगल हो गई हैं। अगर मैं बात करूं भोटिया ट्राइब ऑफ उत्तराखंड, ठीक है, या जौनसारी ट्राइब ऑफ उत्तराखंड, तो बहुत सारी ट्राइब ऐसी हो गई हैं वो हमारी तरह हो गई हैं, दे आर लिविंग नॉर्मली। बट कुछ ट्राइब अभी भी ऐसी हैं जो अपने आप को दे वांट टू कीप अलूफ फ्रॉम द सोसाइटी और फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो वहां पे अगर आपको पंचायती राज को आपको क्या करना है, अप्लाई करना है, तो अपने यहाँ पे पहले तो पीसा को लाना पड़ेगा। अब ये रिसेंटली कौन लाया है पीसा को? ये लाया है बच्चों मध्य प्रदेश में। और शेड्यूल्ड एरिया कहाँ पे गिवन है आपको सबको पता है, कौन से शेड्यूल में गिवन है? शेड्यूल 5th में गिवन है, ठीक है। और पंचायत सबको पता है कौन से शेड्यूल में गिवन है? 11th शेड्यूल में पंचायत गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भाई अभी किसी को चेयरपर्सन बनाया गया है ऑफ एथलीट कमीशन। एथलीट कमीशन का चेयरपर्सन बनाया गया है ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। ये कह रहा है कि वो चेयरपर्सन किसको बनाया गया, ठीक है। तो कोई एथलीट कमीशन है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का, उसका चेयरपर्सन बनाया गया है। तो ये किसको बनाया गया है? एंड शी इज अ फेमस नेम। उसका नाम क्या बच्चों? मैरी कॉम। और वो क्या करती है? वो बॉक्सर थी, ठीक है। आई थिंक अभी तो संन्यास ले लिया उन्होंने। मैरी कॉम को अभी एथलीट कमीशन ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का क्या बनाया गया बच्चों? चेयरपर्सन बनाया गया है। चलो नेक्स्ट ये कह रहा है कि भाई एटमिस करके कोई मून रॉकेट लॉन्च किया गया है। किसने किया है? ये लॉन्च किया है नासा ने। ये एक तरह का मून प्रोब है, मून को ये ऑब्जर्व करने के लिए गया है। अगर नासा ने किया है तो सबको पता है कि फिर किसने किया होगा? यूएसए ने किया होगा। तो वेरी इजी क्वेश्चन, ट्राई टू रिमेंबर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई साइट्स, इसकी ना 19th COP हुई है। साइट्स का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल
ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फोना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। पहली बात तो फुल फॉर्म ही पता होनी चाहिए। इसका नाम सजेस्ट कर रहा है कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फोना। देखो फ्लोरा का मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू प्लांट, फोना का मतलब रिलेटेड टू एनिमल। ये जो कन्वेंशन है ये इंटरनेशनल ट्रेड पर क्या करती है, बैन चाहती है कि फ्लोरा एंड फोना का इंटरनेशनल ट्रेड क्या होना चाहिए, जो एंडेंजर्ड है, जो पहले ही खतरे में वल्नरेबल है, उनको क्या करना है, उनको प्रोटेक्ट करना चाहती है, उसके ट्रेड को बैन करना चाहती है। अब ये क्या करती है, कंट्रीज की कॉन्फ्रेंस रखती है, उसमें कंट्रीज को बोलती है कि भाई आपके यहाँ पे जो एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं आप प्लीज उनको प्रोटेक्ट करें। तो ये कह रहा है कि भाई साहब कि विच कंट्री इज टू होस्ट द COP टू साइट्स। अब वो रिसेंटली जो अभी 19th कॉन्फ्रेंस होने वाली है या हो चुकी है, वो अभी 19th कहाँ पे हुई है, उसका नाम क्या होगा बच्चों, पनामा। पनामा सबको पता है कि पनामा इज एन नॉर्थ अमेरिकन कंट्री, और पनामा एक इस्थुमस पर है। इस्थुमस पता है ना, इस्थुमस क्या होता है, अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड दैट कनेक्ट्स टू लार्जर लैंड मासेस। तो देखो ऊपर क्या है, नॉर्थ अमेरिका, और नीचे क्या है, साउथ अमेरिका, और उसे एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड आपस में कनेक्ट करती है, दैट इज इस्थुमा। और उसी के ऊपर कौन सी कंट्री है, उसी के ऊपर है पनामा, जहां पे एक कॉन्फ्रेंस होनी है, COP होनी है। नाम क्या है बच्चों, साइट्स। और साइट्स की फुल फॉर्म क्या है, कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना। ये उसको प्रोटेक्ट करना चाहती है कि जो एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उनका क्या नहीं होना चाहिए, ट्रेड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रही है कि भाई स्लोवेनिया जो एक यूरोपियन कंट्री है, स्लोवेनिया जो एक यूरोपियन कंट्री है, वहां पे पहली बारी कोई महिला राष्ट्रपति बनी है, उनका नाम क्या है, तो शी इज नताशा पर्क मुसर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एफकेट एग्जाम। एफकेट में ऐसे एग्जाम पूछे जाते हैं या एयरफोर्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्लीज एफकेट के लिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डालना, वो पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि भाई कोई फैल्कन फेस्टिवल है। फैल्कन एक बर्ड है और इसे बोला जाता है कि ये लॉन्गेस्ट उड़ती है, लॉन्गेस्ट रूट माइग्रेटरी बर्ड है, माइग्रेट करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और इसके प्रोटेक्शन के लिए ना एक फेस्टिवल होने वाला है। ये कह रहा है कि भाई जो 7th एडिशन है इस फेस्टिवल का, वो कहाँ होने वाला है, तो वो होने वाला है भाई जो मणिपुर, इम्फाल में। इम्फाल इज द कैपिटल ऑफ मणिपुर। और अगर मैं कहूं कि इंडिया में किसको फैल्कन कैपिटल बोला जाता है, किस स्टेट को फैल्कन कैपिटल बोला जाता है, तो इट इज नागालैंड। देखो माइग्रेटरी बर्ड इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, वो क्या करती है, हर किसी का अपना ना एक नीश होता है, हर किसी का एक रोल होता है इन एन इकोसिस्टम ना। तो हर एक चीज अगर अपनी जगह पे इंटैक्ट नहीं होगी तो हमारे एनवायरमेंट को उससे नुकसान होगा। ठीक है, तो जैसे मैंने क्लास में बताया था कि एक सी थी, बहुत बड़ी लेक थी, जिसे मैं कहता हूं कि कौन सी, अराल सी, वो श्रिंक कर गई है। और उसके श्रिंक होने से फिर क्या हुआ नेचर पे इंपैक्ट, उसके आसपास की 500 किलोमीटर के जो एरिया है वहां पे सूखा पड़ गया, सूखा पड़ गया है, या वो क्या हो गई है, बंजर हो गई है, क्योंकि उसका सॉल्ट टूट के 500 किलोमीटर दूर तक गया। तो नेचर में सब चीज का अपना रोल है, अगर कोई भी चीज उससे अलग होती है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर फेस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई सबको पता है कि आसियान जो नेशन है, क्लास में बताया गया था, वो ग्रुपिंग है 10 नेशन की, लाइक कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, म्यांमार, ब्रुनई, 10 कंट्रीज बताई थी ना बच्चों क्लास में। अभी उसमें क्या होने वाला है, एक कंट्री और ऐड होने वाली है। ये कह रहा है कि उस एक कंट्री का नाम क्या है, उस एक कंट्री का नाम है ईस्ट टिमोर। ईस्ट टिमोर करके अब ये 11th कंट्री बनने वाली है। अगर मैं बात करूं एशिया आसियान ग्रुपिंग की, 1967 में बना था, और इसका जो ये बना था, ये बना था बैंकॉक डिक्लेरेशन से, बैंकॉक डिक्लेरेशन से बना था ये। और अभी तक ये क्या था बच्चों, अभी तक ये 10 मेंबर बॉडी थी, अब ये कितने बॉडी होने वाली है, 11 बॉडी। तो अब इसका आंसर क्या है, ईस्ट टिमोर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इंडिया में बनने वाला है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। लॉजिस्टिक का मतलब क्या होता है, इफ यू वांट टू ट्रांसपोर्ट वन थिंग टू अनदर प्लेस और फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यू नीड लॉजिस्टिक, यू नीड लॉजिस्टिक सपोर्ट। अब लॉजिस्टिक या तो होता है रोड के थ्रू, एयरप्लेन के थ्रू, सी के थ्रू। अब मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बन रहा है इंडिया में। ये कह रहा है कि ये
इंडिया का ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क MMLP जो बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, तो इट इज गोइंग टू बी सेट अप इन चेन्नई, और चेन्नई में है तो बच्चों कहाँ होगा, इट शुड बी इन तमिलनाडु, तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ इट। नेक्स्ट, तो बच्चों रिजर्वेशन, अभी बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन पहुंचा दिया गया है 77%, 77% रिजर्वेशन हो गया है इन अ स्टेट। और आपको पता है कि ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट है। इंदिरा सुहाने केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक कैप रखी थी, और अभी जब EWS में रिजर्वेशन मिला था इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक कैप रखी थी भाई, इट शुड नॉट बी बियॉन्ड 50%, बट जब EWS का रिजर्वेशन दिया तो वो हो गया 60%, और अभी एक स्टेट ने उस रिजर्वेशन को इंक्रीज करके कितना कर दिया है 77%। तो इट कैन बी चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट कि भाई 77% क्या सही है रिजर्वेशन, और ये जो 77% तक रिजर्वेशन देने वाला जो स्टेट है उसका नाम क्या है बच्चों, इट इज झारखंड, जो अपने आप पे 77% तक रिजर्वेशन देगा टू द SCs, टू द STs, टू द एक्सट्रीमली वीकर सेक्शन, टू द OBCs और टू EWS। तो इन सबको मिला के कितना परसेंट रिजर्वेशन हो जाएगा 77%, और वो राज्य कौन सा है, झारखंड। तो भाई नीरज चोपड़ा, सबको पता है नीरज चोपड़ा कौन थे, जैवलिन थ्रोअर थे, जैवलिन थ्रो करते हैं। अभी वो रिसेंटली फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने हैं किस कंट्री के, क्वेश्चन ये है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद करना पड़ेगा, आंसर क्या है स्विट्जरलैंड। फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने हैं किसके, स्विट्जरलैंड के। नेक्स्ट, अभी किसी राज्य को अपनी 7th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलने वाली है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम है कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगर आपको कावेरी की लोकेशन भी पता होगी तो आपको पता होगा कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पे होगी, तो इट शुड बी इन तमिलनाडु। तो कावेरी सबसे ज्यादा फ्लो कहां से करती है, तमिलनाडु में, और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहां है बच्चों, इट इज इन तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, डिजिटल शक्ति कैंपेन 4.0। देखो डिजिटल शक्ति कैंपेन का मतलब, अब ये जो विमेन को सिखा रही है कि कैसे वो डिजिटली सिक्योर रहें, कैसे आजकल ऑनलाइन थ्रेट्स होते हैं, कैसे लोग फेक आईडी से या तो आपको हार्म पहुंचाने की कोशिश करते हैं, कैसे आपका डेटा चोरी करते हैं। तो विमेन को डिजिटली एक एम्पावर करने के लिए ये कैंपेन चलाया गया है। क्वेश्चन ये है कि किसने चलाया, तो चलाया बच्चों नेशनल कमीशन फॉर विमेन ने ये कैंपेन चलाया है टू एम्पावर द वीमेन डिजिटली, और उनको डिजिटली सिक्योर करने के लिए। विच हैज बीन अपॉइंटेड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मेटा इंडिया। ठीक है, मेटा इंडिया, उसके वाइस प्रेसिडेंट किसको बनाया गया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है संध्या देवनाथन को। संध्या देवनाथन को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज का, ग्लोबल मीडिया कांग्रेस। मीडिया का मतलब पता ही है बच्चों, मीडिया का मतलब प्रिंट मीडिया या टीवी मीडिया, कांग्रेस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ समथिंग, ग्लोबल का मतलब है रिलेटेड टू वर्ल्ड। अब इन मीडिया लोगों की एक कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है, ये कह रहा है कि फर्स्ट एडिशन ऑफ ग्लोबल मीडिया कांग्रेस कहां पे होने वाली है, तो इट इज इन आबू धाबी। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए करंट अफेयर होता है पूरा आपका, और आई होप आपको करंट अफेयर का सेशन अच्छा लगा होगा। जिस चीज में डिटेल की रिक्वायरमेंट थी वो दी है। अगर आप भी आपको समझने में कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन रीच टू मी, हम रहते हैं DDA में ही, और पूरा कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए जो आपके एग्जाम में एज इट इज या इन्फ्लुएंस के तौर पे आपके एग्जाम में मिले। तो चलो ठीक है, आई होप यू लाइक इट। जय हिंद, जय भारत। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.